Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, वायु के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि वायु के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण है किन तीन कार्य के रूप में होता है। तो इनमें पहला था अपवाहन, डिफ्लेशन। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। डिफ्लेशन जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि पवन जो है चट्टान के चूर्ण को उड़ाकर अपरदन का कार्य करती है। और अपघर्षण में क्या होता है कि जब तीव्र वेग से बहती हुई हवा के साथ रेत और धूल कणों की मात्रा पर्याप्त होती है तो ये जो कण है पवन के अपरदनात्मक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। और इन अपरदनात्मक यंत्रों की सहायता से पवन जो है वो मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा चिकना करके जो है अपरदित करती है। फिर तीसरी जो प्रोसेस थी वह थी सन्निघर्षण, एट्रिशन। इसमें क्या होता है कि तीव्र पवन के साथ उड़ने वाले जो शैलकण और धूलिकण जो है वो मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़ने और घिसने के अलावा आपस में भी टकराकर, रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं। तो इससे इनका आकार जो है वो छोटा होता जाता है। तो आज हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है हमारा डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट अपवाहन बेसिन या वातगर्त। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। अपवाहन बेसिन जो होता है इसमें क्या होता है कि सतह के ऊपर असंगठित और कोमल शैलों को पवन जो है वो अपने साथ अपवाहन, डिफ्लेशन या उड़ाव की क्रिया से प्रभावित करके उनके ढीले कणों को उड़ा ले जाती है। और जिस कारण अनेक छोटे छोटे गर्तों का जो है विकास होता है और धीरे धीरे इन गर्तों का जो आकार और गहराई दोनों ही जो है वो बढ़ती जाती है। परंतु इन गर्तों की गहराई जो है इसकी अंतिम सीमा भौम जल स्तर, ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसके द्वारा निर्धारित होती है। पवन जो द्वारा असंगठित और ढीले कणों से उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को ही अपवाहन बेसिन कहते हैं। क्योंकि इन गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है इसीलिए इन्हें पवन गर्त या वात गर्त भी या ब्लो आउट भी कहते हैं। इनका आकार प्राय जो है वो तश्तरी नुमा होता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, इमेज में। सहारा के रेगिस्तान, कालाहारी, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी शुष्क भागों में पवन निर्मित अनेक गर्तों के उदाहरण जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत। वास्तव में जो विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टानों के सामान्य सतह से ऊंचे ऊंचे टीले इस तरह लगते हैं जैसे वो सागर स्थित द्वीप हो। मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपरदन के कारण क्या होता है कि कोमल शैलें जो है वो आसानी से कट जाती हैं और जो कठोर शैलें हैं उनके अवशेष ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। तो इस तरह के टीलों या टापों को ही इंसलबर्ग कहा जाता है। इंसलबर्ग के जो किनारे होते हैं वो तिरछे ढाल वाले होते हैं और इंसलबर्ग का जो निर्माण है ग्रेनाइट या निस नामक चट्टानों के अपरदन या अपक्षय द्वारा होता है। इनका ढाल तीव्र होता है और इनके आधार पर मिट्टी आदि का निक्षेप जो है वो नहीं मिलता है। इसके बाद में ये भी इंसलबर्ग का ही डायग्राम है जो कि आपकी बुक में दे रखा है। और इंसलबर्ग इस तरह के दिखते हैं।
इसके बाद बात करते हैं मशरूम रॉक की, छत्रक शिला। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैलों के रूप में ऊपरी आवरण नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, तो उस पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। तीव्र पवन के साथ रेत या धूली कणों की प्रचुरता पवन के निचले स्तर में अर्थात 6 फीट की ऊंचाई तक होती है। ऊपर जाने पर जो है इनकी मात्रा कम होती जाती है। इस कारण पवन द्वारा चट्टान के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा उसका आधार कटने लगता है, जबकि उसका ऊपरी भाग जो है वो अप्रभावित रहता है। यदि पवन एक ही दिशा में चलती है तो चट्टानों का कटाव केवल एक ही दिशा में हो पाता है, परंतु यदि पवन कई दिशाओं से चलती है तो चट्टानों का निचला भाग जो है वो चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है, जबकि जो ऊपरी भाग रहता है वो अप्रभावित रहने के कारण अधिक विस्तृत रहता है। और इसी तरह एक छतरी नुमा स्थल रूप का जो है वो निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला हम कहते हैं। जो छत्रक शिला है इसको सहारा के रेगिस्तान में गारा कहा जाता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारी पवन होती है उसमें, क्योंकि नीचे मतलब कुछ ऊंचाई तक, लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक जो है इसमें इरोजनल टूल्स होते हैं, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। और जैसे जैसे ऊंचाई के साथ इसके अंदर जो इरोजनल टूल्स हैं उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो नीचे वाले भाग में, चट्टानों के जो नीचे वाला भाग होता है उसमें इरोजनल टूल की मात्रा अधिक होने के कारण जो पवन है वो अधिक अपर्दन करती है। अपघर्षण की क्रिया जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और ऊंचाई के साथ वो घटती जाती है, जिस वजह से ऊपरी जो भाग है चट्टान का वो प्रभावित रहता है और निचला भाग जो है वो अपर्दित हो जाता है। तो जिससे एक छतरी नुमा स्थल रूप जो है उसका निर्माण होता है और जिसे मशरूम रॉक या गारा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह का दिखता है ये। फिर बात करते हैं डेमोसेल्स की, भूस्तंभ जिसको बोलते हैं। देखो, शुष्क प्रदेश में जहाँ पर असंगठित और कोमल शैल के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है, वहाँ पर इस आवरण के कारण नीचे की कोमल शैलों का जो है अपर्दन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपरी कठोर शैल के आवरण से निचली कोमल शैल को संरक्षण जो है वो मिल जाता है। लेकिन समीपी कोमल चट्टान का अपर्दन होता रहता है, जिस कारण अगल बगल की शैल कटकर हट जाती है और कठोर शैल के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई पड़ता है, जिसे भूस्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है डेमोशिल्स जो है वो इस तरह के दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं जूजैन की। मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल शैलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो अपक्षय तथा वायु अपर्दन के कारण एक विचित्र प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है, जो ढक्कनदार द्वात के समान होते हैं। अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा और निचला जो भाग है वो अधिक चौड़ा होता है। यह जूजैन कहलाते हैं, इस तरह की स्थलाकृति जो है। इसके बाद में आते हैं यारडांग। यारडांग जो है, यारडांग की रचना जूजैन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल को अधिक अपर्दित करके उड़ा ले जाती है और इस प्रकार कठोर शैल के मध्य कोमल शैलों के अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं और इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नालियां बन जाती हैं। तो इस तरह की स्थल रूप को हम क्या कहते हैं? यारडांग कहते हैं। यारडांग प्राय जो है
पवन की दिशा के समांतर रूप में होते हैं और इनकी ऊंचाई 20 फीट तक और तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। और यार्डांग का निर्माण निश्चित रूप से पवन के अपघर्षण कार्य के द्वारा ही होता है। फिर आता है हमारा ड्राई कैंटर। ड्राई कैंटर जो होता है, इसमें क्या होता है कि पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवन से अपर्दन द्वारा खरोंचें पड़ जाती हैं और जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से होकर चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है, जिसका एक फलक या फलक भूपृष्ठ पर होता है और 3 शेष फलक बाहर की ओर होते हैं। और इस प्रकार बाहर की ओर निकले 3 फलक या पार्श्वों वाले टुकड़ों को त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कैंटर जो है वो कहते हैं। इसके बाद आता है स्टोन लैटिस, जालीदार शिला। मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिनकी संरचना जो है वो विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है, अर्थात विभिन्न भागों में कठोरता में पर्याप्त भिन्नता होती है, तो पवन रेत कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा शैल के कोमल भागों को अपर्दित करके उड़ा ले जाती है, परंतु कठोर भाग जो है वो स्थिर रहते हैं। इस प्रकार अपर्दन के कारण शैल भाग में जाली का निर्माण होता है और इस तरह की शैल को जालीदार शैल या जालक शैल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों तरह की रॉक से मिलकर अगर कोई शैल बनती है तो पवन के अपर्दन से जो सॉफ्ट रॉक होती है वो अपर्दित होके उड़ जाती है और हार्ड रॉक जो है वो रह जाती है, तो इस तरह की जालीनुमा जो आकृति है वो बन जाती है। फिर बात करते हैं ब्रिज एंड विंडो। इसमें क्या होता है, जालीदार शिला में पवन के अपर्दन द्वारा पवनोमुखी भाग में छिद्र हो जाता है और पवन धीरे धीरे इस छिद्र को विघटित पदार्थों को उड़ा उड़ाकर उसे विस्तृत करती जाती है और एक लंबे समय तक अपर्दन के कारण यह छिद्र शैल के आर पार हो जाता है और शैल के इस आर पार छिद्र को पवन की खिड़की या विंडो कहा जाता है। और इसी तरह से इस खिड़की से होकर अपर्दन द्वारा चट्टान जो है धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है, परंतु उसका ऊपरी भाग छत के रूप में वर्तमान रहता है और इस तरह एक मेहराब आर्क की आकृति का निर्माण होता है जिसे पुल कहा जाता है। तो ये थे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।